प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंध विषय के साथ उपस्थित हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र राज्यों के बीच वैधानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र का विभाजन करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों के बीच आय के साधनों का भी विभाजन कर दिया गया है। संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार संघ सूची में दिए गए विषयों पर कर लगा सकती है और राज्य सरकारें राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कर लगा सकती हैं और राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कर राज्यों को एकत्रित करने का अधिकार है और राज्य ही उस कर को, उस आय को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि संघ सूची के करों की आय केवल केंद्र सरकार के पास ही नहीं रहती, यह आय केंद्र तथा राज्यों में विभाजित कर दी जाती है। संविधान द्वारा संघ सूची के करों से जो आय होती है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, परंतु उनका विभाजन केंद्र तथा राज्यों में कर दिया जाता है, जैसे आयकर। नंबर 2, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और इनको पूर्ण रूप से केंद्र सरकार अपने पास रखती है, जैसे आयात निर्यात कर, आयकर तथा अन्य करों पर सरचार्ज। नंबर 3, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं पर राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्यों द्वारा सम के ऊपर ही खर्च कर लिए जाते हैं, जैसे स्टैंप शुल्क, दवाइयों, मद पदार्थों तथा श्रृंगार वाली वस्तुओं के उत्पादन पर शुल्क आदि। नंबर 4, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए और इकट्ठे किए जाते हैं परंतु राज्यों में बांट दिए जाते हैं। कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति पर भू संपत्ति शुल्क, वायु तथा समुद्री जहाज द्वारा लाए गए यात्रियों पर शुल्क, माल पर शुल्क, रेल के किराए तथा माल के भाड़ों पर कर आदि। इस प्रकार संघ सूची के करों को केंद्र राज्यों में विभाजित करने के साथ साथ यहाँ पर और भी अन्य कारक हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निर्धारित करते हैं। उनमें पहला है अनुदान। संविधान द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदान दे। बिहार, उड़ीसा, असम तथा पश्चिमी बंगाल को पटसन और पटसन की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जातियों और कबायली क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अनुदान प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार ही अनुदान की राशि और अनुदान की शर्तों को नियत करती है, जिनके अनुसार राज्य सरकारें इन अनुदानों का प्रयोग कर सकती हैं। अगला है ऋण। संविधान में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य सरकारें समय समय पर अपने राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत अपनी संचित निधि की जमानत पर केंद्र सरकार से ऋण ले सकती हैं। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि राज्य सरकारें किसी दूसरे देश से ऋण नहीं ले सकती। अगला है वित्त आयोग। वित्त आयोग केंद्र राज्यों के संबंधों के बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि देश की आर्थिक परिस्थिति के अध्ययन के लिए भारत का राष्ट्रपति हर 5 साल के बाद एक नए वित्त आयोग का गठन करेगा
और संसद इस आयोग के लिए योग्यताएं और उसकी नियुक्ति का तरीका निश्चित करेंगी। अगला है वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर राज्यों की आय सीमा उन्हीं करों तक सीमित रहती है जो राज्य सूची में उल्लिखित हैं, यानी कि संघ सूची में से राज्यों को धन देना बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति आदेश द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन बिल को अपने विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है और उस पर उचित फैसला ले सकता है। अगला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। संसद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही राज्यों की आय पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पास भेजता है। अगला है योजना आयोग। योजना आयोग के माध्यम से भी केंद्र सरकार राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में भी राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है। राज्यों के आय के साधन काफी सीमित हैं, जबकि उनको विकास के अनेक कार्य करने पड़ते हैं। अतः राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि बिना इस वित्तीय सहायता के राज्य अपनी विकासशील नीतियों को लागू नहीं कर सकते।